इतना। ओके। चलिए सर शुरू करते हैं। तो सर एक यस, लेट्स पहला मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि ये जो आपको सारे सिम्टम शुरू कब से हुए? किस डेट सर से? मंथ? टेंटेटिव डेट बताना मुश्किल है, बट हाँ, इन द साल 2019 में 2019 में मई में अचानक से पावर कट हुआ था। तो रात में ना इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पसीना हुआ, स्वेटिंग होने के बाद क्या हुआ ना, गले में ना एक्ने से दाग दाग घमौती सी तो वैसे आ गए। आई थिंक दैट इज अच्छा, द डे ऑफ इंसेप्शन, उस दिन से शुरू हुआ था ये। मई से? तो ठीक है। दाने दाने हो गए, दाने ठीक ही नहीं होते। मैंने कितनी भी घमौरी लगाई, नाइसिल लगाया, पाउडर लिए, दवाई ली, वो जा ही नहीं रहे थे। और उसके बाद वो काले पड़ने जा रहे थे। तो काले पड़ते जा रहे थे, मेरी समझ में आ रहा था, मुझे लगा कि कुछ हुआ। तो 15-20 दिन बाद करीबन मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर करा। उन्होंने कहा इट विल टेक टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे मसल वीकनेस आने लगी। 2-3 महीने में मुझे पता चला, मुझे बॉडी में दर्द होने शुरू हो गया था, बॉडी में दर्द भी है। तो ये चीजें धीरे धीरे ना, पहले तो ग्रेजुअल होता है, धीरे शुरू हुई, थोड़ा सा शुरू हुआ। उस टाइम में ना हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, बॉडी में दर्द हो रहा, बॉडी वीक है, ये चलने में दिक्कत है, ये हाथ उठाने में दिक्कत है, कंघी करने में दिक्कत है, बटन ना करवा, आई कैन नॉट बटन द टी शर्ट। तो ये चीजें लोग मानने को तैयार भी नहीं। तो और घर वाले जो है, जिन्होंने माँ बाप ने बच्चों ने बड़ा करा है, वो तो कतई नहीं मान सकते कि जो कुत्ता है अचानक से चुप हो गया। अच्छा। तो मुझे लगता है उसी टाइम से शुरू हुआ। अच्छा जी। तो अ, आपने बताया कि आपके सिम्टम्स ये पहले स्किन के ज़्यादा हैं, है ना? पहले स्किन के ही थोड़ा आए थे। आपके थोड़े सिम्टम्स के ऊपर जाते हैं हम। तो सबसे पहले जो आपके स्किन के आप अपने सिम्टम्स ना बड़े गहराई में मेरे को बताइए, क्या-क्या है? सबसे पहले क्या आया स्किन के ऊपर? उसके ऊपर वो दिखता कैसे सबसे था? पहले उसके कितने यहाँ पे ना, हाँ, पहले उसके आप कंप्लीट कर उसके लो फिर मैं बोलता उसके बाद आपके ये मसल्स में क्या सिम्पटम आए और कितने दिन बाद आए, ये बताइए। उसके बाद कोई और आपका सिम्पटम आया, जैसे अगर आपको कहीं पे लाइक छाला पड़ गया हो या फिर कोई भी और सिम्पटम जैसे बाल झड़ रहे हो, वो सारा मेरे को बताइए हूँ। और कितने दिन बाद आए हम्म, ये भी। ठीक है। इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था ना, लाइट कट गई थी तो घमौरी हो गई थी, गले में पूरा घमौरी हो गई थी, यहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया चेस्ट वेस्ट तक हो गई थी, और ये इस जगह पे हो गई थी। ये जो सेम फोरहेड माथे पे यहाँ पे हुई थी, और ये दाने दाने से ऐसे ऐसे निकलते आ गए थे। हमें लगता था कि गर्मी की वजह से घमौरी हो गई, बारिश में निकल लेगी। तो 2, 4, 10, 15, 20 दिन जब ये नहीं हुए, तो फिर हमें लगा कि ना डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए। तो उन्होंने अपने बिहाफ पे दवाई दे दी, लेकिन उससे भी कुछ रिलीफ मिला नहीं। बल्कि वो क्या रहा था, वो उसको खुजलाने से, खींचने से का, काले पड़ते जा रहे थे। तो जो मेरी स्किन की कलर थी वो काली पड़ गई थी, यहाँ पे काला हो गया था, यहाँ पे पूरा काला हो गया था, और इस जगह पूरा काला हो गया था। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली हो रहा था। विद इन अ मंथ मेरे ख्याल से सिम्टम्स मेरे को दिखने लगे थे कि हाँ, ये जो है स्किन की डिजीज है। मुझे ऐसा लगा था इनिशियली, आई थॉट दैट ये स्किन की डिजीज है, लेकिन किसको पता था ऑटोइम्यून है समथिंग। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब स्किन की डिजीज होने लगी और ये जब बढ़ गई स्किन की, तो थोड़ा सा ना मसल में वीकनेस आने लगी। अब मसल में वीकनेस आने का मतलब है कि मुझे लग रहा था, मैं चल रहा था तो जहाँ दौड़ता था वहाँ धीरे चलने लगा, जहाँ मैं ज्यादा सामान लिफ्ट कर सकता था तो वहाँ पे मैं कम लिफ्ट कर पा रहा। बॉडी में दर्द होने लगा था, मसल फूलने लगी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं थक जा रहा हूँ, जल्दी थक रहा हूँ। ये नहीं पता चल रहा था कि ये मसल वीकनेस है, ये ऐसा लग रहा था कि मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस है, लोड है। तो ये चल रहा था कि हाँ, बॉडी थक गई है, बुढ़ापा आ रहा है, ऐसा लगने लगा था जल्दी बुढ़ापा आ गया, काइंड ऑफ ऐसे फीलिंग आने लगी थी। ये ऐसा लग रहा था कि रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे जब इतना हुआ, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि चलना मुश्किल हो गया, फिर जाके हाथ उठाना मुश्किल, बटन करना, कंघी करना मुश्किल। मेरे ख्याल से ये सितंबर में शुरू हुआ था, और अक्टूबर नवंबर तक आते आते, अक्टूबर तक आते आते जो है ये सारे सिम्टम्स आ गए। अच्छा, हाँ, ठीक है। बल्कि ये जो रैशेस वाले सिम्टम्स है, ये मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले आए होंगे, तो मैं उसको क्लियर ना कर पाया, आइडेंटिफाई ना कर पाया कि हाँ, सिम्टम्स आ रहे या स्किन रैशेस आ रहे। जो बटरफ्लाई रैशेस होती है, मायोसिटिस का जो सिम्टम्स होता है, वो मुझे अक्टूबर में पता चल गया ये बटरफ्लाई रैश है। क्योंकि एक मेरे को मेरा फ्रेंड मेरे को कह रहा
कि ये आपको ब्लशेस आ रही, मैंने कहा ब्लशेस का मतलब मुझे पता नहीं था कि लड़कियां जो ब्लशिंग नहीं करती समथिंग लाइक ऐसे ऐसे करके लगाती हैं, वो मेरे को कह रही है कि शुक्ला तेरी स्किन में ब्लशेस ज्यादा है। मैंने कहा ये क्या होता है, कह रही कि लड़कियां ऐसे ऐसे लगाती हैं। मैंने कहा ये नई नौटंकी है मेरे को भाई ये तो वो पता चला दैट इज बटरफ्लाई रश। नहीं तो जी। ये जगह पूरा रेड हो जाता था, ये रेड हो जाता था, धूप में जैसे निकलता था ना तो पूरी स्किन लाल हो जाती थी। अच्छा जी। हम्म। मेरा अगला सवाल आपसे है, आप सबसे पहली बार अपने सिम्पटम्स के आने के बाद डॉक्टर पे कब गए? और जब आप डॉक्टर पे गए तो आप उन्होंने आपको क्या बताया, आपको क्या हुआ है और आपको दवाई क्या दी? पहले डॉक्टर के पास तो मैं सबसे पहला अप्रोच तो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में था। तो डर्मेटोलॉजिस्ट वाले ने शक्ल देखी, हाँ काला काला सा लग रहा, तो उसने कुछ दवाई दे दी। अब बोला कि टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ओके। 15-20 दिन 10-15 दिन मैं भी मुझे लगा कि दवाइयाँ थोड़ा टाइम लेती हैं, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैंने इंतजार करा। जब कुछ ना हुआ फिर उनके पास गया, उसने फिर वही दवाई दे दी, लेकिन कोई इम्पैक्ट ना हुआ। तो 1 महीने बाद फिर मैंने डॉक्टर को चेंज करा। बाई दैट टाइम मेरी बॉडी, जो मैं कह रहा था ना ग्रेजुअली अब मसल भी वीक होनी शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा इसके साथ में अब मुझे इसकी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जो वीकनेस वाली है, ये स्ट्रेस की वजह से, तो मैंने ऑर्थोपेडिक्स को दिखाई। ऑर्थोपेडिशियन ने देखा, उसने बोल दिया और ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हो गया कि भैया आपकी हड्डियां में ऐसे ऐसे जैसे जालीदार समझते, उसने एक इमेज दिखाई मेरे को। मैंने भी थोड़ा गूगल कर लिया भाई, पढ़ा लिखा, तो वहाँ पे देखा तो ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे, मैंने कहा हड्डियां कमजोर हुई है। अब वाकई में मुझे ऐसा लगने लगा था बुढ़ापे वाले सिम्टम्स आने शुरू हो गए मेरे को। तो उसने कहा कि ये हो गया, और उसने फिर विटामिन सुटिन दे के छोड़ दिया। लेकिन हफ्ता 10 दिन विटामिन खाने के बाद मुझे लगा कि ये सिम्टम्स और बढ़ गए, कम नहीं हो रहे। और उसने जो रिपोर्ट दी थी उससे मैं सेटिस्फाइड था नहीं, मुझे पता था कि ये गलत है। लेकिन फिर भी मैं सर डॉक्टर को तो मना नहीं कर सकता, डॉक्टर को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल हाईली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं हम। तो मे बी डायग्नोसिस सम दे समथिंग वेंट रॉन्ग, बट अप्रोच होनी चाहिए कि हाँ हो सकता है मैं ऐसे अप्रोच से पहुंच के उस डिजीज तक पहुंच जाऊँ। तो मैंने सोचा हो सकता है उनके परसेप्शन में आया हो तो उन्होंने ऐसा करा हो। लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर मैंने क्या करा, उनको भी ड्रॉप करा 1 महीने बाद। फिर मैं इंटरनल मेडिसिन को दिखाया। इंटरनल मेडिसिन में जाके दिखाने के बाद उन्होंने देखते मेरे को कहा, यार ये तो बटरफ्लाई रैश है। मैंने कहा ये कौन सी चिड़िया का नाम है, मैंने कभी तो सुना नहीं कि शक्ल में बटरफ्लाई रैश होते हैं। फेस मेरा धूप में उस टाइम में मैं सन एक्सपोजर लेता था, तो मुझे लगता नहीं था कि दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस डिजीज, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था या सुना नहीं था कि धूप से कोई बीमारी ऐसी होती है। तो मैं धूप से घूम के आया था और उसके बाद सीधा चला गया, तो रैशेस पूरे डेड हो गए थे मुंह, और हल्की सी बॉडी स्वेल हुई थी। नहाया हुआ था तो पूरी गर्म पानी से नहाया तो पूरी बॉडी स्वेल हो गई थी। तो उनके पास जाते ही उन्होंने देख के मेरे को कहा, सर यू आर नॉट माई केस, यू आर केस ऑफ र्यूमेटोलॉजी। वो मेरा पहला दिन था, आई थिंक टोटल बीमारी में 3-4 महीने में वो मेरा पहला दिन था जिस दिन उस डॉक्टर ने मेरे को देखा और कहा यू आर एग्जैक्टली इन आइडियल केस ऑफ दिस डिजीज मायोसाइटिस और इट विल बी टेकिंग टाइम। और उन्होंने सिम्टम्स में से जैसे हुआ था द डे स्टार्टेड, जैसे सिम्टम्स शुरू हुए थे उन्होंने वैसे गिनाना शुरू किया कि आपको चलने में दिक्कत हुई, हाथ उठाने में दिक्कत हुई है, पैरों में दिक्कत हुई है, बैठने में दिक्कत हुई है, चेयर से उठने में दिक्कत हुई है, बैठने में दिक्कत हुई है, सीढ़ियों पे दिक्कत हुई है, फिर जाके मुंह का रैशेस हो गए, नकल इन जगहों पे रैशेस आ गए थे, ब्लैक ब्लैक घुटने में आ गए थे, कमर में आ गई थी, ये सारी चीजें वो गिनानी शुरू कर दी। मुझे लगा यार कि चलो इतने डॉक्टर के बाद मुझे कहीं तो पता चला कि एटलीस्ट कि ये बीमारी है। मुझे उस दिन खुशी हुई थी, हाँ इस बीमारी है, अब इसका इलाज हो जाएगा। नहीं तो ओके। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं क्या चला, व्हाट इज गोइंग ऑन। चलिए। जब आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं हुई थी तो आपका आपके ऑफिस के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ा? लिटरली सर व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट कि मैं तो वरी था ही, फैमिली भी वरी थी, पेरेंट्स भी वरी थे, और इनफैक्ट सबसे ज्यादा टेंशन तो इस बात की होती थी कि चल क्या रहा। होता है ना कि अगर आपको पता कि चलो मच्छर ने काटा, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, तो हाँ कोई इतने दिन की बीमारी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स नॉट बेटर। होता है ना सिचुएशन जब खराब होती जाती है और खराब होती जा रही है। और उस दिन का सिनारियो मैं बताऊं कि मैं नहाया और सर मैं उठ नहीं पाया,
मैं सपोर्ट लेता, मसल मेरी इतनी वीक हो गई थी, मुझे उस टाइम पता नहीं था मसल वीक, दिस इज मसल वीकनेस। मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, कुछ चीज पकड़ रहा हूँ तो हाथ छूट जा रहा, ग्रिप नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है मेरी समझ में नहीं, मैं पैर रख रहा हूँ, पैर जमीन पे तक नहीं रहा। ऐसा लगा फ्रिक्शन के लॉज खत्म हो गए, ग्रेविटेशन के लॉ खत्म हो गए, कि फ्रिक्शन है भाई, सपोर्ट मिलती है तो बंदा चलता है। नो, कोई फ्रिक्शन नहीं, बॉडी वेट ले ही नहीं रहा था मसल। हड्डियां ऐसा लग रहा था जैसे होता ना कि आपने कभी आप ना कोई अगर आपने सैंड का घर बनाया होगा, बालू का रेत का घर बनाया होगा, आप अगर हल्का सा छोड़ दो तो ऐसे सेम सिचुएशन वाला है। इस पे आपके फैमिली पे और आपके ऑफिस पे क्या असर पड़ा? क्या आप ऑफिस जा पा रहे थे तब? क्या घर वाले आपको कुछ कह रहे थे? ऑफिस तो मैं जाने की बहुत कोशिश करता था, और जब पहली बार बीमारी का पता चला तो 3-4 दिन बाद मुझे लगा कि हाँ डोसेज लग गया, स्टेरॉइड्स लग गया, अब मैं चलने लायक हो गया तो मैं ऑफिस जाऊंगा। तो 3-4 दिन बाद मैं जाना भी लगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हो गया कि हाँ बीमारी पता चल गया, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता था ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली डिजीज होती है। तो ऑन द सेम साइड एक मेरा और मकान बन रहा था, तो मैं वहाँ पे गया था। वहाँ भी वैसे ही देखने के लिए जाता था, इंस्पेक्शन के लिए। वहाँ पे अचानक से मैं दौड़ना शुरू कर दिया, पता नहीं कुछ दिमाग में आया तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया, और वहाँ पे डिसबैलेंस हुआ, इम्बैलेंस हुआ और मैं गिर गया और चोट लगी। वहाँ पे चोट जो लगी वो मुझे 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट और 1 हफ्ते आईसीयू। मुझे घर में ऐसा ना जेल में बंद करके रखा गया था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गो टू बालकनी, और 24 घंटे में अंडर क्या कहते हैं सुपरविजन में, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं करना। अब मुझे खैर चोट लगने के 10 दिन बाद तक मेरे को होश ही नहीं था। टोटली जैसे लगता है ना कि कोई लिख के मिटा देते, मेरे साथ सेम सिचुएशन है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट 10 days व्हाट हैड हैपेंड विद मी। टोटली जीरो, ब्लैंक। और उसके बाद जब मेरे को होश आया, मेरे को ऑफिस जाना तो नहीं नहीं नहीं, तो 1 महीने मैंने कंप्लीटली बेड रेस्ट पे रहा, और उस 1 महीने में रिकवरी अच्छी हुई। इसमें टोटल क्रेडिट गोज टू माय वाइफ एंड माय डॉक्टर एंड माय मदर, माय फैमिली, होल फैमिली। इसमें जब पता चल गया कि इसमें मायोसाइटिस में मसल की वीकनेस होती है, तो माय वाइफ हरसेल्फ इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो उसने सारी एक्सरसाइजेज डॉक्टर सोनल जो रिमोटोलॉजिस्ट थी उनके साथ बात करके क्या क्या करवाना, क्या क्या नहीं करवाना, सी वॉज डूइंग ऑल द टाइम। जब भी मौका मिलता था मेरे साथ शुरू हो जाते थे, ऐसे करो ऐसे करो, हो ना पाता था तब भी करो। तो काइंड ऑफ वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, कि जो एक्सरसाइजेज घर से शुरू हो जाती थी, उसके बाद जब लगता था मेरे को हाँ ऐसे मैं कर सकता हूँ, ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ, ऐसे हो सकता है, थोड़ा पेन होता था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते मेरे को समझ में आ गया कि ये बीमारी जो है ना जंग लगी हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे चीज़ों में ना रस्टिंग हो जाती है, हार्डवेयर में, डिवाइसेस में, तो लुब्रिकेट कर दो तो सही हो जाता, तो इस द सेम प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर मैंने एक्सरसाइजेस को एज अ प्राइमरी एक्सरसाइज लिया। अच्छा, ये मेरे को बताइए कि आपकी बीमारी डायग्नोज सिम्टम्स आने के कितने महीने बाद हुई, और किसने डायग्नोज करी, किस डॉक्टर ने करी, और उसके बाद क्या आपने उसके बाद कोई डॉक्टर बदला है और आपको कोई आराम मिला है थेरेपी के बाद या नहीं? सर ये जो बीमारी हुई मेरे को लगता है कि ना क्यों हुई मेरे को पता नहीं है। एक दिन का मैंने केस बताया कि वही लाइट चली गई थी, तो रात में एसी बंद हो गया था, बहुत पसीना हुआ था, तो कितने टाइम बाद ये वो हुई थी आपको डायग्नोसिस सिम्टम्स आने के बाद? ये करीबन मई जून की बात है। और कितने महीने लगे इसको डायग्नोस होने में? 29 में, मई जून के, और सितंबर में मेरे को ये पता चला कि ये बीमारी हुई है, तो 4-5 महीने मेरे को लग गए इस बीच में। तो ये पता किसने किया? आप किस डॉक्टर पे गए और उन्होंने बोला कि ये वो ये मैं इस बीच में 3-4 डॉक्टर तो घूम चुका था। फाइनली मैं मेडिसिन के पास गया तो डॉक्टर जीना थी, उन्होंने देखते बोला कि मेरा केस नहीं है, डॉक्टर सोनल मेहरा, शी इज द पर्सन, ये रिमोटोलॉजी का केस है। और उन्होंने देखती फिर मेरे को ना कहानी बनाने शुरू कर दी कि ये बीमारी है, ऐसी बीमारी है, ऐसे होती है, मतलब ऐसे होती नहीं है, मतलब इसका रीजन नहीं था कि हाँ ये बीमारी है, ऐसे हुआ था, ऐसे दर्द हुआ था, ऐसे चलने में दिक्कत हुई थी, ऐसे घूमने में दिक्कत हुई थी, मसल वीकनेस हुई थी। तब मेरे को उस दिन मेरे को पता चला कि ये बीमारी है। ये मैं बता दूं आपको सितंबर 2019।
इसके बाद आप डॉक्टर सोनल के पास गए? और उस डॉक्टर को सर मैं रियली बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। शी इज नेक्स्ट टू मी एज अ गॉड। आई कंसिडर हर एज अ गॉड। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ लेडी है। तो मैं आज तक उसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर्स चेंज करने की कभी मैंने सोची भी नहीं। हाँ, कभी कभार एक बार ऐसा हुआ था कि वो मैं यूजुअली जेपी विजिट करता था, तो जेपी से वो चली गई थी। मैंने कहा मैम अगर आप नहीं रहोगे तो फिर कौन? कि मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहाँ पे जब बोलूँ मैं आ जाऊँगा। एंड उनका पर्सनल नंबर मेरे पास है, ठीक है। लेकिन रीजन भी मैंने कहा फिर तो कह रहे थे मैं जेपी में ही एक जने हैं, उनसे वो बात करते तो उनका दे दिया था। फिर उनसे अगर होता तो मैं उनसे पास लगा देता, अदरवाइज डॉक्टर सोनल है। तो जब उन्हें डायग्नोज किया तो आपको थेरेपी कौन सी शुरू हुई और उस थेरेपी स्टार्ट होने के कितने महीने बाद आपको टोटल रिलीफ मिल गया? कब रिलीफ शुरू हुआ और कब आप वापस काम पर जा सके? थेरेपी मतलब क्या? वो थेरेपी मतलब जब आपको दवाइयाँ डायग्नोज होने के बाद मिलनी शुरू हुई तो आप वो कितनी देर चली और उसके बाद आप कितने टाइम बाद आप ऑफिस वापस जा पाए? वो मैंने बताया ना 1 महीने का जो ये था, 1 महीने का जो मेरे लिए वनवास वाला पीरियड था, उस टाइम में तो एक्सरसाइजेस मेडिकेशन तो चली, मेडिकेशन तो आज भी चल रही है, लेकिन 1 महीने बाद मैं ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अच्छा, और आपको मैंने ऑफिस दवाई क्या देती थी? मैं अगर गिरता नहीं तो ऑफिस में तब भी नहीं रुकता, ऑफिस तो जाना ही था मेरे को। अच्छा, ठीक है। तो आप ये दोबारा बता सकते हैं हिंदी में कि आप कितनी बार कितने डायग्नोसिस के कितने टाइम बाद आपको पूरा आराम मिला? डायग्नोसिस के करीबन मान के चल 3-4 दिन बाद, जब उन्होंने मेरे को एडमिट करके स्टेरॉइड्स दिया था और एमएमएफ और क्या कहते हैं फॉलिट्रक्स दिया, तो उस दिन से कंट्रोल शुरू हो गया था। तो 3-4 दिन बाद मैंने क्या करा, रेस्ट करा, हॉस्पिटलाइज था। उसके बाद मैं चौथे दिन हॉस्पिटल पहुंच गया था, ऑफिस पहुंच गया था। लेकिन 1 वीक बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो 1 महीने का मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट एक महीने बाद मैं ऑफिस चला गया। तो मुझे दिक्कत होती थी चलने में, उठने में, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं इस बात। मुझे चलने में मेरा घर से 3rd फ्लोर पे था और ऑफिस मेरा 35 किलोमीटर दूर है। मुझे चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं। आई नेवर गिव अप। मैं धीरे धीरे करके धीरे थोड़ा सा टाइम लेता था, लेकिन मैं ऑफिस पहुंचता था और ऑफिस से घर आता था। और ये जो टाइम था मेरे घर वालों के लिए कि टेंशन का टाइम था कि वो सही से पहुंच गया, फिर सही से घर आ जाए। मतलब काइंड ऑफ मान के चलिए तपस्या हो रही थी उस टाइम। अब आप कैसा फील करते हैं? अब आपको कोई सिम्टम आया है उसके बाद? परफेक्ट। अभी तो मान के चलिए कि सिम्टम्स आने के उसके 1-2 महीने बाद जब धीरे धीरे चीजें कंट्रोल होने लगी, मुझे समझ में आने लगा कि क्या हुआ मुझे। तो मुझे समझ में आ गया कि इस बीमारी मतलब किसी के साल में निकल जाती है, किसी की 3 साल में, किसी की 5 साल में, किसी की लाइफ लॉन्ग। तो मेरा जो भी केस हो वो देखने वाली बात है। 5 साल तो हो गया, स्टिल द मेडिकेशन इज ऑन। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये लाइफस्टाइल की डिजीज है और क्यों होता है इसका पता नहीं। बहुत सारी गूगलिंग भी कर ली मैंने, इधर उधर भी पढ़ ली, थोड़ा ज्ञान भी ले लिया। बीच में तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि एमबीबीएस कर लूँ, तब इसका समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ ऐसा है कि लाइफस्टाइल की डिजीज है, तो देयर शुड बी बैलेंस इन फूड, एक्सरसाइजेस एंड योर रेगुलर एक्टिविटीज। इस चीज को आप बैलेंस रखो, ये बीमारी कंट्रोल में। वो मान के चलिए मेरे को इतना करने में 20-21 1.5-2 साल लगे। उसके बाद से सेट। उसके बाद मैं सुबह शाम दवाई खाता हूँ और ऑफिस जाता हूँ और ये नहीं सोचता कि क्या हुआ मुझे। बस दिमाग में ये रहता है कि ये अगर कभी कम हो जाए, दवाई कम हो जाए मेरी, तो मुझे खुशी होगी इस बात की। क्योंकि मैं अभी भी एमएमएफ 1 mg सुबह 1 mg शाम। अभी मेरे ख्याल से हाँ कुछ दिन पहले, करीबन 6 महीने पहले ना, कि सब कहते थे रेमिशन में चला गया। अच्छा रेमिशन होता क्या है आप बता दोगे? REMISSION, ये REMIEMITION ये होता है या वो आता है SSION होता है? SSION होता है और इसका मतलब ये दोनों में होता है डिफरेंस कि क्या है? आपकी
रेमिशन का जो मेडिकल में रेमिशन हम यूज़ करते हैं, उसका मतलब ये है कि आपकी बीमारी जो थी, वो अब आपकी बॉडी में है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आई है, उसके सिम्पटम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, रिमिशन मतलब तो होता है अगर मैं कि डॉर्मेंट स्टेट पे है। हाँ जी, डोरमेंट है या फिर दबी हुई है बेसिकली। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में चीज़ बताऊँ, अच्छा, फ्लेयर अप क्या होता है, फ्लेयर अप? फ्लेयर अप होता है कि आपकी बीमारी वापस से सिम्पटम्स शो कर रही है आपकी बॉडी में। अच्छा, तो अच्छा, अब सीन मैं यही बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, पिछले साल की बात है, 2023 या 22 के एंड में। मेरे सब कुछ सीपीके मेरा अचानक से शूट कर गया 15,000, लेकिन बॉडी में वीकनेस नहीं है, मसल वीकनेस नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे यहाँ पे ना पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जा रहा था। जो पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ पे, वो क्या होता था ना, जैसे एसी का हवा लगता था तो ये स्वेल कर जाता था। तो उसके लिए फिर ब्लूटूक्सिमैब दिया गया था, तो सही हो गया था। और वैसे ही चल रहा, तो मेरा एमएमए का डोसेज बढ़ गया था। उन्होंने क्या किया था उस टाइम में, पॉलिटेक्स का डोसेज कम कर दिया था। वो बता देते कि इसके कम करने की वजह से शायद ये हुआ हो, फिर रिटुक्सिमैब दिया गया था। और ये जो स्वेलिंग आ गई थी, इसके लिए मैंने एमआरआई कराई, एमआरआई कहते हैं, हाँ एमआरआई कराई, सीटी स्कैन एमआरआई कराई। कि फिर एक ऑन्कोलॉजी सर्जन को भी दिखाया, उनको लगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसमें कुछ निकला नहीं। फिर फाइनली हमारे रिमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि ये कुछ नहीं, स्टेरॉइड के चक्कर में होता है, स्टेरॉइड जिस दिन कम हो जाता है तो ऐसे शुरू हो जाता है, तो आप ये दवाई ले लो। तो थोड़ा सा अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूँ, ये यहीं पे डिस्कस कर लूँ। बोल दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड स्वेल होता है, इसका रीजन क्या है? अब मैं एग्जैक्ट रीजन तो आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपका केस पूरी तरीके से पता नहीं है, आपको क्या दवाई चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी। पर क्योंकि आपको एक ऑटो इम्यून डिजीज है, हो सकता है कि किसी और ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ कोई संकेत हो, जैसे शोगरेन सिंड्रोम, कभी आपको पैरोटिड इंक्रीज करता हाँ, है। अच्छा, इन्होंने कहा था एस्ट्रोजेनस सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन उसमें तो सलाइवा जो ड्राइनेस होती है कहीं है नहीं। कहीं हाँ, है लेकिन नहीं। हाँ हाँ, सलाइवा जो वीकनेस होती है, और क्या कहते हैं, 2-3 सिम्पटम्स और बताए जाते थे मेरे, आँख में ड्राइनेस, होठों में हाँ, ड्राई, या और भी प्राइवेट पार्ट्स में, कुछ ऐसा तो नहीं बस। लेकिन हाँ, ये स्वेलिंग जो है, इसका रीजन ये होता है, जैसी ठंड लगती है ये स्वेलिंग होती है। तो इज ये तो दैट मेरे को भी एसोसिएट, देखना पड़ेगा। एक अगर आपके मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, एक हाँ जी, कंडीशन जो है यहाँ पे एनकाउंटर कर रही है, मैं उसको भी कवर कर लूँ। ठीक है जी, अगर कुछ थैंक यू मिल जाए आपने सर, हमसे बहुत पूछा। हेल्पफुल होगा सर। हाँ श्योर, हमें ये पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर्स वगैरह से इसके बारे में 100%। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, कोई आप ऐसा मैसेज है जो मायोसाइटिस के पेशेंट्स को बताना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में, अपने खुद के एक्सपीरियंस से? सर, मैसेज मैं इन द सेंस यही कहूँगा कि पहले तो चीज़ों को लाइटली लेनी नहीं चाहिए, जितनी लाइटली मैंने ले ली। और ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा है, अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ है, तो इसको इमीडिएटली एनकाउंटर कीजिए, इमीडिएटली चेक कीजिए कि हाँ, कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। और नहीं, तो दूसरी चीज़ है कि आप मन को छोटा ना करो, दिल को छोटा ना करो। ये पता कि अब जैसे मैं जोड़ता हूँ इस बार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना मेरे को समझ में आ गया। 5 सालों में मेरे साथ जो हुआ है, जैसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, दैट्स गुड फॉर मी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ऑन कॉल नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो पब्लिक के लिए जा रही है। तो जो जो भी भगवान प्लान करते हैं, अच्छा ही सोच के करते हैं। तो अच्छा, आप इस हमारे पेशेंट्स के बारे में पेशेंट्स को बताना चाहते हैं इस बारे में कि ये ठीक हो सकती है बीमारी, या कंट्रोल हो सकती है इस चीज़ के अंदर? इसके लिए तो मैं ये कहूँगा सर कि मैंने कहा कि एक बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज, एंड ट्राई टू बी एक्टिव ऑलवेज। इनकी मेरे को अभी तक जो समझ में आ गई कि यही बीमारी का इलाज है। बाकी मेडिकेशन आपकी चलती रहेगी। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने अपने आप को नेगेटिव वे में नहीं लिया, बी पॉजिटिव, देयर इज लाइट एट द टनल ऑफ द साइड। लाइट है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उस लाइट के लिए। और अपनी लाइफ को रूटीनली आप जैसे जीते वैसे जिए। हाँ, दिमाग में ठीक जो है, कीड़े आ रहे होंगे उनको आप बाहर निकाल देना। मैंने कहा ना कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गुड एंड ऑल इज वेल। थोड़ी सी भी वरी करने की जरूरत नहीं। हाँ, इनिशियल जब डायग्नोस होती है बीमारी, तो दिमाग में आती ही बातें हैं,
लेकिन उनको आप निकालो, आप अपनी थैंक यू सर, थैंक यू, इतना कोई तो बीमारी नहीं है, निकल जाएगी। थैंक यू सर, ये मैसेज हमारे पेशेंट्स को देने के लिए।